केजरीवाल के वकील ने खुलासों पर क्या सफाई दी, जरा सुनिए। आपको लग रहा होगा कि केजरीवाल जानबूझकर क्यों अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करेंगे। क्या केजरीवाल के पास यही तरीका बचा है जिससे वो जेल से बाहर आ सकते हैं? दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ऑलरेडी गिरफ्तारी को सही बता चुकी है। गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पेंडिंग है। उसकी सुनवाई 30 अप्रैल को होगी और हाई कोर्ट से जमानत मिलना भी आसान नहीं है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो डॉक्टर्स है उनको रेगुलर परामर्श की उन्होंने अर्जी लगाई थी, उनके वकीलों ने वो अर्जी ही वापस ले ली और कहा गया कि अगली बार बेहतर तरीके से आवेदन करेंगे। ओ अभी बेहतर तरीके से नहीं कर पाए थे जब ईडी ने बता दिया कि ये सब चल रहा है। केजरीवाल के वकील ने इन खुलासों पर क्या सफाई दी, जरा उसको भी सुन लीजिए। This is the issue made by ED so that there is home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. We don't want. Sir, ED's counsel was saying that he is having mango sweets and tea with sugar in the prison. Is that correct? Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. I don't want to say anything much further. But आपको यह भी लग रहा होगा कि केजरीवाल अपनी ही सेहत को जानबूझकर क्यों बिगाड़ेंगे बॉस? क्या केजरीवाल के पास यही एक तरीका बचा है जिससे वो जेल से बाहर आ सकते हैं? दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी को ऑलरेडी सही बता चुकी है कि गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पेंडिंग है। 29 अप्रैल को सुनवाई होने की उम्मीद है। अगर अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए भी जाते हैं तो पीएमएलए केस में जमानत मिलना आसान नहीं है। यह बात केजरीवाल भी जानते हैं कि पीएमएलए केस में जमानत के लिए उन्हें 2 शर्तें क्लियर करनी होंगी। पहली शर्त यह है कि आप कोई प्रभावशाली व्यक्ति ना हो और दूसरी शर्त यह है कि पहली नजर में केस में आपकी भूमिका न दिखे। केजरीवाल के ऊपर ये दोनों शर्तें लागू नहीं होती क्योंकि वो सीएम है तो प्रभावशाली व्यक्ति है और हाईकोर्ट भी ये मान चुका है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका है। अब अरविंद केजरीवाल के पास जमानत मिलने का एक ही ग्राउंड बचता है और वो है हेल्थ ग्राउंड। और शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल ऐसी ऐसी चीजें जेल में खा रहे हैं जिससे कोर्ट उनकी शुगर लेवल को देखकर जमानत दे दे, जो ईडी आरोप लगा रहा है। आपको याद होगा कि केजरीवाल के करीबी सतेंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मेडिकल ग्राउंड पर ही बेल मिली थी। केजरीवाल शायद यही सोच रहे होंगे कि जैसे सतेंद्र जैन को बेल मिली वैसे ही मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें भी बेल मिल जाएगी। लेकिन आप सोचिए जिस तरह का उनका शुगर लेवल है, अगर वो ये जानबूझकर कर रहे हैं तो ये कितना खतरनाक है उनके लिए। यहां एक बात यह भी है कि अगर यह दावा सच है कि केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं जिससे उनको जमानत मिलने और जेल से बाहर निकलने का आधार तैयार हो जाए, लेकिन इससे तिहाड़ जेल अथॉरिटी की तो परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि जेल अथॉरिटी भी ये देखती रहती है कि उसकी जेल में किसी को कुछ ना हो। और इतने हाई प्रोफाइल मरीज को तो जो व्यक्ति है उसको तो कम से कम कुछ ना हो। अगर कोई ज्यादा बीमार पड़ेगा या कोई अनहोनी होगी तो ये जेल अथॉरिटी के मत्थे ही आएगा। इसलिए जेल अथॉरिटी ने केजरीवाल के खाने पीने के तौर तरीकों को देखकर कल ही दिल्ली एम्स से कांटेक्ट किया और एक चिट्ठी लिखी। इसमें तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने दिल्ली एम्स से केजरीवाल की बीमारियों के हिसाब से एक डाइट चार्ट बनाने के लिए कहा। जेल अथॉरिटी ने लिखा है कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, सीवियर कफ और सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। केजरीवाल का लगातार ट्रीटमेंट हो रहा है। जेल के मेडिकल स्टाफ से लगातार केजरीवाल का हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। ऐसे में केजरीवाल के लिए एक मेडिकल डाइट तैयार किया जाए जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। यानी घर वाले पता नहीं क्या सोच रहे हो, लेकिन जेल प्रशासन तो कम से कम यह चाह रहा है कि केजरीवाल की सेहत ठीक रहे और वो एम्स से संपर्क कर रहा है कि भैया खाने में क्या देना है बता दो, कम से कम इनका शुगर लेवल ठीक रहे। जेल में केजरीवाल का बुरा हाल है। बाहर आने के लिए क्या वह मौत के मुंह में जाने को तैयार है? केजरीवाल को बचाने के लिए अब योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जाएगा और अब केजरीवाल को जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा क्या? आज सबसे आपको इसके बारे में बताऊंगा। वोटिंग से ठीक पहले ईवीएम पर वो खबर भी आ गई कि हर एजेंडा ध्वस्त हो गया। ईवीएम का कोई भी बटन दबाया और वोट बीजेपी को जा रहा है। इस खबर का सच क्या है वो भी बताऊंगा। वोट डालने से पहले ईवीएम पर यह चैप्टर नहीं देखा तो बहुत पछताएंगे आज, इसलिए यह चैप्टर जरूर देखिएगा। इसके बाद बताऊंगा कि ओवैसी के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। चुनाव से पहले 5,40,000 वोटर हैदराबाद से गायब हो गए। वोटिंग से बस 10 घंटे पहले मोदी, योगी और अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा।
तेजस्वी के मंच पर ऐसी गंदी गाली कि बिहार के चुनाव में तूफान आ गया। ठाकुर वोटों को साधने के लिए टीवी वाले राम अरुण गोविल बड़ा दांव चलते दिखे। 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम, 1 पूर्व राज्यपाल, कल किसका किसका टेस्ट होगा, यानी 2024 के चुनाव की सारी बड़ी खबरों का कंप्लीट चैप्टर भी खोलूंगा। भाई ये बंदा जो है यह सब अब रिस्क इस लेवल पर लेने को तैयार है जेल से निकलने के लिए कि अपनी जान से खिलवाड़ कर रहा है। जान से क्या खिलवाड़ कर रहा है कि जैसे कि मीडिया के अंदर है 30 साल से 50-60 साल की अब तो खैर उम्र होने जा रही है। 30 साल से ये बंदा जो है वो डायबिटिक है, यानी इसको डायबिटीज है। अगर 30 साल से इस बंदे को डायबिटीज है, ऐसी सिचुएशन में और खतरनाक लेवल की डायबिटीज है, ऐसा बंदा अगर यहाँ मुझे ये बताओ कि शुगर, मैंगो, आम जो है वो खाए, शुगर खाए और बहुत सारी मीठी मीठी चीज़ें खाए ताकि इसका बहुत ज़्यादा क्या नाम है शुगर लेवल बढ़ जाए, तो क्या हाल होगा। अंदाजा लगाकर देखिए, ये मेरी कोई खबर नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर, इंडिया टुडे से लेकर, हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर सबने ये खबर छापी है कि भाई सीधी सी बात ये है, इस टाइम केजरीवाल जो है जेल से निकलने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और क्योंकि ये बंदा कुछ भी करने को तैयार है, ऐसी सिचुएशन में ये अपनी जेल से निकलने के लिए उसने अपनी तबीयत खराब का बहाना लगाना शुरू कर दिया है। और उस बहाना लगाने के लिए इसने ज्यादा से ज्यादा मीठा खाना शुरू कर दिया ताकि इसका शुगर लेवल बढ़ जाए। और जैसे ही शुगर लेवल बढ़ जाएगा उसके बाद एकदम से क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ने का सीधा मतलब ये होगा कि ये बंदा पक्का और पक्का क्या नाम है हॉस्पिटल होगा, हॉस्पिटलाइज होगा, तबीयत खराब होगी। इधर अंदर जेल के तबीयत खराब होगी, बाहर इसके जो गुर्गे हैं, करछे चमचे हैं, वो शोर मचाना शुरू करेंगे कि हाय राम क्या हुआ, कि भैया हाय राम केजरीवाल को मारने की तैयारी हो रही है, तबीयत खराब हो गई है, मरने वाला है और ये है वो है, आप इसको कैसे भी करके जल्दी से जल्दी बेल दे दो, वरना केजरीवाल मर गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, एक पार्टी जो है वो विधवा हो जाएगी एंड ऑल। ये गेम चल रहा है। ऐसी सिचुएशन में केजरीवाल का इस तरीके का रिस्क लेना, भाई एक बात समझ लीजिए, शुगर पेशेंट इतनी जल्दी नहीं मरता है। शुगर और बीपी नॉर्मल एक बीमारियां हैं, इंसुलिन वगैरह ले रहे हैं, बहुत बढ़िया डोज, अच्छी खासी डोज ले रहा है, चलो मान गए, लेकिन इतनी जल्दी ये लोग नहीं मरते, ये पक्की बात है। अब अगर ये बात है कि भैया ये लोग नहीं मरते तो मामला क्या है, मामला है कि ये बंदा इस टाइम पर एक डेस्परेशन के अंदर है कि कैसे भी करके जो भी हो जल्दी से जल्दी हो। एक तो होता है मतलब बहुत ज्यादा, लेकिन ये डेस्परेशन में है, इसके अंदर उचाटन है अंदर से, इसको एक अजीब सा डर है अंदर से, और वो डर इस लेवल का है, इसका इस लेवल का है वो डर कि समझ नहीं पा रहा क्या करें। और यही रीजन है कि भाई सीधी सी बात है, ये कोर्ट पहुंचा बेल लेने के लिए कि साहब मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, मेरे से मेंटेन नहीं हो पा रहा, कैसे भी करके मुझे बेल दे दो। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आम आदमी को खास ट्रीटमेंट क्यों चाहिए? ये तो आम आदमी था, आम आदमी है तो भाई जेल में भी तो आम आदमी की तरह ही रहे, एकदम से तू इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों चाहता है? इतनी स्पेशल ट्रीटमेंट ये बंदा इसलिए चाहता है, पहले उसके पीछे का सबसे अलग अलग रीजंस अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इस बंदे को देखोगे तो इस बंदे को कॉन्फिडेंस था कि कुछ भी हो जाए, सारे के सारे जेल चले जाएं, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन कोई भी मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता, मैं जेल नहीं जा सकता। अब ऑब्वियस सी बात है, इस बंदे को जबरदस्त कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं तो जेल जाने वाला हूं नहीं, केजरीवाल वो मनीष सिसोदिया जाएगा, सत्येंद्र जैन जाएगा, कोई भी जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस जो था बाद में प्रूव हुआ कि इसका ओवर कॉन्फिडेंस है, कि इसको ऐसा लगता था कि ये जेल, ये इसका केस में नाम ही नहीं आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा कि आम आदमी पार्टी को भी मेंबर बनाइए, मतलब पार्टी बनाइए, ताकि किसी भी तरीके से अगर कल को मनी ट्रेल जो है वो पता करनी है तो पता तो लगे कि पार्टी के अगर इलेक्शन के अंदर पैसा खर्च हुआ तो पार्टी भी तो करप्शन चार्जेस के अंदर आएगी, और पार्टी अगर करप्शन चार्जेस में आएगी और पार्टी की आड़ में अगर किसी बंदे ने क्राइम किया है तो वो बंदा भी तो गुनहगार होगा। इस वजह से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्राइम किया है और बंदा भी गुनहगार होगा, वहां जाके केजरीवाल फंस गया। ये हम लगातार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसका नेक्स्ट लेवल ये हुआ कि इसका वो जो कॉन्फिडेंस था कि मेरे तक आंच नहीं आएगी, वो अब ओवर कॉन्फिडेंस प्रूव हुआ। ये समझिए
जो कॉन्फिडेंस था वो अब ओवर कॉन्फिडेंस प्रूव हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब है अब इसको कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा हो गया कि मतलब ओवर कॉन्फिडेंस प्रूव हुआ, यानी कि जो सोचा था वो नहीं हुआ और इसका जेल में जाने के बाद नाम आ गया, मतलब जेल में जाने का नंबर आ गया। और जैसे ही जेल में जाने का नंबर आया तो अब इसको वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो शॉक लगा। अच्छा, इसे ओवर कॉन्फिडेंस ये भी था कि कम से कम ईडी जो है इसको घर से गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन इसको शॉक तब लगा जब ईडी जो है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ईडी के 9 सम्मन्स को इस बंदे ने जो है वो डिनाई किया और ये कहा कि मैं नहीं आता, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और लिटरली ऐसा ही हुआ, ये बंदा नहीं पहुंचा। और उसके बाद जो सिचुएशंस हुई उसको अगर आप देखेंगे तो आपको हंसी आएगी कि वो जो ओवर कॉन्फिडेंस इसका था वो शॉक में कन्वर्ट हो गया। शॉक दो तरीके का, एक ईडी ने इसको अरेस्ट कर लिया और जिस तरीके से अरेस्ट किया और 1.5 घंटे के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स मिले उसे उठा लाए और गुद्दी पकड़ के इसे जेल में डाल दे, मतलब कस्टडी में ले आए। अब शॉक एक तो ये था कि ईडी ने इसको कैसे वो कर दिया भाई, गिरफ्तार कर लिया, इसको तो उम्मीद थी ही नहीं गिरफ्तार करने की। लेकिन इसको दूसरा शॉक क्या था? इसको दूसरा शॉक ये था, पहला शॉक था कि अरेस्ट नहीं करेगा लेकिन अरेस्ट कर लिया। दूसरा इसका सबसे बड़ा शॉक ये था कि भाई इसे ऐसा लगता था कि अगर अरेस्ट करेंगे तो जो इसका जो मासेस हैं जिसको इसने फ्री बिजली और फ्री पानी दिया, फ्री वाईफाई दिया, फ्री सब कुछ दिया, वो जो फ्री के बेनिफिशियरीज हैं वो सड़क के ऊपर इतनी बड़ी संख्या में उतरेंगे, इतनी बड़ी संख्या में उतरेंगे कि बीजेपी की सरकार जो है वो घुटनों के बल आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं 9 सम्मनों को इवेड करना, 9 सम्मन को छोड़ देना या 9 सम्मन के ऊपर ना जाना और बहाने मारना वो साफ तौर पर दिखा रहा था कि इसके पेट में काला है, इसके दिल में कुछ काला है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये सीबीआई के पास है, डेटाबेस है, लेकिन बार बार केजरीवाल पार्टी कहती है कि पैसा गया कहाँ, एक भी पैसा तो मिला नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि घोटाला हुआ? और यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण एविडेंस है। अगर केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताते हैं जिसमें सारे खजाने की डिटेल है तो ईडी को तो अपने हाथ पैर और फैलाने ही पड़ेंगे। डेटाबेस मेरे ख्याल से ईडी और सीबीआई के पास है, लेकिन बार बार आम आदमी पार्टी के नेता ये शोर मचा रहे हैं कि आफ्टर ऑल पैसा गया कहां, एक भी पैसा तो मिला नहीं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि घोटाला हुआ? और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण एविडेंस है, क्योंकि अगर केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं बताते हैं जिसमें सारे खजाने की डिटेल है तो सीबीआई और ईडी को तो अपने हाथ पैर और फैलाने ही पड़ेंगे। और इसी मुद्दे को लेकर मैंने जब से ये केजरीवाल के ऊपर कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, मैंने उसमें अभी तक 6 एपिसोड बनाए हैं मेरे चैनल पे। अगर आप दोबारा जाएं, पार्ट 4 में मैंने बताया था कि केजरीवाल के गैंग में कितने आदमी थे और करीब 52 आदमियों की लिस्ट मैंने दी थी। और उन 52 आदमियों में से एक व्यक्ति के लिए मैंने कहा था कि ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस समय ईडी को पूरा फोकस इस आदमी पे रखना चाहिए। इंसिडेंटली उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ही लिया। अब वो कौन है, उसकी कहानी क्या है, आज मैं आपसे ये चर्चा करूंगा। क्यों ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है और ये केजरीवाल की पूरी पोल खोलने में सक्षम है। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिए ताकि ये पता लगे कि किस तरह से केजरीवाल का जो मायाजाल था, जो क्राइम नेटवर्क था, वो कैसे काम करता था। बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये क्राइम नहीं है, बहुत शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है। मैं शुरू से कहता रहा हूं कि केजरीवाल बहुत शातिर आदमी है, मल्टी लेयर लेवल पे हर वो रास्ता अपने आसपास बना के रखेगा जिससे सीधी आंच उस पर ना आए। और जो इसके पास जो इंफॉर्मेशन और डेटा है उसको इसने अपने मोबाइल फोन में एनक्रिप्शन करके पासवर्ड लगा के सेव करके रखा हुआ है। और इसको ये पता है कि पासवर्ड नहीं दूंगा जब तक मेरे की मजबूरी ना हो जाए। और अब सवाल इस बात का है कि केजरीवाल के खिलाफ ईडी को कौन सा बड़ा सबूत मिला है। आज इसकी चर्चा
और फिर देखेंगे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या है। साउथ ग्रुप ने यह कहा है कि हमने 100 करोड़ रुपए केजरीवाल को दिए और साथ में सीबीआई और ईडी ने एस्टेब्लिश कर लिया कि करीब 45 करोड़ रुपए हैं जो गोवा इलेक्शन में लगे। अब मेरा पहला सवाल आपसे ये है, बाकी 55 करोड़ कहां गए, किसकी जेब में गए? क्या आम आदमी के नेताओं ने अपने पर्सनल अकाउंट में डाले, उससे एसेट्स खरीदे या कहीं और इस्तेमाल किया? यह भी अपने आप में एक जांच का विषय है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि 45 करोड़ कहां गए? मुझे लगता है वो 45 करोड़ की ट्रैकिंग भी ईडी और सीबीआई अब आसानी से कर लेगी। जैसा मैंने अपने वीडियोस में शुरू से आपको कहा है कि कोई भी क्रिमिनल अकेले काम नहीं करता है, और खासकर जब इतना बड़ा घोटाला हो तो इसमें कई राजदार होंगे। एक होगा ऊपर का ग्रुप, जिसमें आप कविता, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैसे लोगों को एक साथ बैठा सकते हैं, क्योंकि ये टॉप ऑफ द लेयर है। इसके बाद इन सब के अपने अपने पर्सनल स्टाफ होंगे, जैसा हमने देखा बुच्ची बाबू कविता का, विजय नायर केजरीवाल का, इसी तरह सिसोदिया के साथ सी अरविंद, और उस तरफ संजय सिंह के पास उनके अपने त्यागी एंड अदर लोग, उसके गैंग के लोग। ये लोग डायरेक्ट बॉस तक आने नहीं देंगे, ये अपने नीचे भी एक लेयर और बनाएंगे ताकि वो लोग उन लोगों के साथ डील कर सकें। और इस पूरे नेटवर्क में विजय नायर के नीचे जो आदमी था, जो कैश हैंडल करता रहा केजरीवाल के इंस्ट्रक्शन पे, उस व्यक्ति का नाम है चंद्रप्रीत। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये चंद्रप्रीत कौन है, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना हो। देखिए, गोवा इलेक्शन के लिए आम आदमी पार्टी ने एक कंपनी को हायर किया था, उसका प्रोडक्शंस, जो वहां के कैंपेन और सारी चीजें देखती थी। अब कोई भी कंपनी अगर सर्विसेज देती है तो उसको पैसा मिलेगा। अब पैसा मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा? कैश के रूप में, या चेक के रूप में, या हाइब्रिड मॉडल में, मतलब कुछ कैश और कुछ बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू। तो प्रोडक्शन हाउस को यह कहा गया कि आपको सारा पैसा बैंक के माध्यम से नहीं मिलेगा, आपको कैश भी मिलेगा। अब कैश हैंडलिंग का मतलब यह है कि आपको कोई ना कोई तो एजेंसी चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि जब चुनाव होता है तो एमएलए को भी खर्चा करना है। अब एमएलए का खर्चा कौन उठाएगा? अब एमएलए पैसे लेके क्या करेगा? उसको प्रोडक्शन कंपनी को भी देना है। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक कंपनी जिसका नाम है चैरियट प्रोडक्शन, वो एक फ्रंट के रूप में केजरीवाल के लिए सारा अरेंजमेंट करते थे, चाहे वो रैली हो, पोस्टर्स हो, बाकी कैंपेनिंग हो, ये सारा काम उनका था। और साथ ही साथ एमएलएज को जो भी अपने क्षेत्र में खर्चे के लिए जो पैसा चाहिए होता था, वो भी इसके माध्यम से दिया जाता था। अब वहां कौन था? उसका मालिक और उस मालिक के कुछ खास अपने एम्प्लॉइज। उस मालिक के जो एम्प्लॉइज थे उसमें एक खास नाम था चंद्रप्रीत का। ये चंद्रप्रीत जब प्रोडक्शन हाउस में था, चैरियट प्रोडक्शन में, तो आम आदमी का कैंपेन हैंडल करता था। लेकिन क्योंकि काम बहुत बड़ा था, फुल टाइम था, तो इस आदमी को चैरियट प्रोडक्शन से निकाला और इसने क्लेम किया कि ये मैं अब फ्रीलांसर की तरह काम कर रहा हूं। लेकिन फ्रीलांसर तो कागज पे। अल्टीमेटली इस व्यक्ति को 4 जगह से पेमेंट मिलता था। एक मिलता था चैरियट से कैंपेनिंग का कोऑर्डिनेशन के लिए, दूसरा इस व्यक्ति को पैसा मिलता था आम आदमी पार्टी से। वहां से बकायदा इसको रेगुलर मंथली सैलरी मिलती थी, क्योंकि उसको भी आम आदमी पार्टी को भी जस्टिफाई करना है कि भाई आदमी कौन है, कैसे हैंडल करेगा, तो उसको एक लोकल स्टैंडी जरूरी है। तीसरा इस व्यक्ति को पैसा मिलता था जो विजय नायर की कंपनी थी उससे, और वो जो कंपनी थी वो इसको मंथली पेमेंट करती थी। तो इसका हो गया तीसरा हिसाब किताब। इसके अलावा ये व्यक्ति कोऑर्डिनेट करता था विजय नायर और दुर्गेश पाठक से, जो दिल्ली का एमएलए, और दुर्गेश पाठक केजरीवाल का खास आदमी, और दूसरी तरफ विजय नायर केजरीवाल का खास आदमी। इसका मतलब यह है कि जो भी रणनीति बनती थी केजरीवाल के साथ, वो दुर्गेश पाठक और विजय नायर के साथ बैठ के बनाई जाती थी गोवा के लिए।
उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी मनी ट्रांसफर होता था, विजय नायर और दुर्गेश पाठक चंद्रप्रीत को बताते थे कि कौन सा पैसा किसको कहां देना है। ये बात हमें समझनी है। और जब आम आदमी पार्टी के लोगों को जब कैश चाहिए होता था तो वो किसके पास जाएंगे? वो विजय नायर के पास नहीं जाते थे, वो चंद्रप्रीत के पास जाते थे। और चंद्रप्रीत एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉसेस जिसको जितना पैसा देना है देता था। चंद्रप्रीत की ये भूमिका रही। इस दोस्तों, आगे खबरों की खबर में देखते हैं केजरीवाल का पर्दाफाश। इतने दिन से मैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के न जाने कितने मेरे मित्र मुझे कह चुके हैं, यार तुम्हें भी लगता है अरविंद के साथ जाना। मैंने कहा मेरे पास प्रूफ है, आप मुझे बोलिए। मैं तो पत्रकार हूँ, पंकज जी पत्रकार है, हम लोगों का काम है कहना। और सरकार बाउंड नहीं कर सकती है सूचना आप कहाँ से लाए। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, देश का संविधान। और अगर नहीं है तो मेरे पीछे संविधान लगा हुआ है, मैं निकाल के पढ़ा दूंगा तुरंत। अब एक और महत्वपूर्ण, अब समझिए, राघव चड्ढा, आज सबसे बड़ी सूचना मैं आपको दे रहा हूं। आम आदमी पार्टी और महज 15 दिनों के अंदर ये खबर आपके सामने होगी। अभिषेक और पंकज भाई, आप इस खबर को समझिए। महज 15 दिनों के सामने आपके पास एक सबसे बड़ी खबर होगी। आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा, अरविंद केजरीवाल यूएई में, अब बोल देता हूं, मिडिल ईस्ट में चलने वाले एक सबसे बड़े बिटकॉइन के मालिक हैं। वो कंपनी यूएई में रजिस्टर्ड है, जिसके शेयर होल्डर, सबसे बड़े शेयर होल्डर जो हैं वो राघव चड्ढा है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है अरविंद केजरीवाल का बेटा है, ठीक। और सबसे बड़ा पैसा 15 दिन के अंदर यह खबर फूटेगी, और इतनी बड़ी फूटेगी आप देखिएगा। और इसके पुख्ता सबूत है मेरे पास। अगर मैं ये खबर फोड़ रहा हूं तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, यूएई और मिडिल ईस्ट में चलने वाली एक सबसे बड़ी बिटकॉइन की कंपनी जो यूके में भी रजिस्टर्ड है, सब रजिस्ट्रार वो रजिस्टर्ड है, उसमें राघव चड्ढा एक बहुत बड़ा स्टेक लेकर बैठे। और अरविंद केजरीवाल का बेटा, जो पिछले 1 महीने से आईआईटी नहीं जा रहा है, पढ़ने नहीं जा रहा है, जिसका 400 बीसी करके विभव ने एडमिशन कराया था। विभव ने, आप समझ रहे हैं, जिसका एडमिशन विभव ने 400 बीसी करके आईआईटी में करवाया था। और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कौन गया था? अभिषेक पंडित, एक एनजीओ जिसमें सबसे ज्यादा आईआईटी के पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, उन व्यक्ति ने विभव के साथ मिलकर 400 बीसी कराकर अरविंद केजरीवाल के बेटे का एडमिशन करवाया। नहीं तो 12वीं की मार्कशीट देख लीजिए, उस मार्कशीट के बिहाफ पर क्या एडमिशन हो सकता था। अभिषेक समझिए, उसी पैसे को सेट करने के लिए राघव चड्ढा दर दर फिर रहे हैं। राघव चड्ढा ने रशिया के सबसे बड़े लाइजनर को सेट करने की कोशिश की। वो व्यक्ति उस पैसे को खपा दे, उस पैसा को मेडागास्कर एक देश है उसमें खपाने की कोशिश की गई। मेडागास्कर। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के कोयला के खदानों को खरीदने के लिए वो बिटकॉइन की कंपनी बिडिंग कर रही है। आपको पता है वो बिटकॉइन की कंपनी उस ऑस्ट्रेलिया के खदानों को खरीदने के लिए बिडिंग कर रही है, पैसा लिए खड़ी है। यानी कि अरविंद केजरीवाल एनआईए पकड़ेगी। अब अरविंद केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी को एनआईए पकड़ेगी। और एनआईए, आप 15 दिन रुक जाइए, जिस काम के लिए राघव चड्ढा फिरे हुए हैं, आपको इसमें मैं एक और सूचना दे रहा हूं, नाम लेना ठीक नहीं है। देश की एजेंसियां इस पूरे कृत्य को समझती हैं और राघव चड्ढा किस तरीके से उस पैसे को पार्क कर रहे हैं, किस तरीके से बहुत बड़ा अमाउंट जो दिल्ली में करप्शन करके कमाया गया है, जिसको पार्क यूके में किया गया था, जिससे यूएई में बहुत बड़ी एक बिटकॉइन की कंपनी खरीदी गई,
जिसका राज अरविंद केजरीवाल के मोबाइल में है, जिसके राज को राघव चड्ढा छुपाने के लिए यूके भाग गए, जिस राज को लेकर सवाल न किए जाए और उसमें आईआईटी के बहुत प्रोफेसर्स का भी पैसा फंसा हुआ है। आपको पता है वो एनजीओ कितना धूर्त है, कितना 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 वाहियात है। वो हिंदुओं के लिए, हिंदुस्तान के लिए और सनातन धर्म के विरोध में खड़ा रहता है उस एनजीओ पे। जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा बवाल जिसने किया, जिसने नरेंद्र मोदी को टेल डाउन करने के लिए पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ में एक नया वेपन देना चाहता था नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करने के लिए, जो इंटरनेशनल कोकस है, जो जॉर्ज सोरोस का जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जॉर्ज सोरोस जो बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी को फंड देता है, क्योंकि राहुल से उसकी उम्मीद खत्म हो गई है। राहुल अंड का बंड क्या बोल दे, लेकिन 15 सांसदों के चुनाव को लड़ने वाली पार्टी को जॉर्ज सोरोस फंड कर रहा है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस पैसा बना रहा है भारतीय राजनीति से भी, और वो पैसा यूएई में एक बड़ी बिटकॉइन कंपनी है, आप सर्च कर लीजिएगा, जिसने ऑस्ट्रेलिया में कोयला के खदानों के लिए बिडिंग की, और एक देश में उस कंपनी का सबसे ज्यादा पैसा पार्क हुआ है, जिसको लेकर ईडी ने 5,000 करोड़ के एक केस की को लेकर ईडी ने अभी 2 दिन पहले बात की है। एक देश में छोटे छोटे टापुओं को खरीदकर उस देश में बहुत बड़ा 2 नंबर का काम हो रहा था। भारत से किस तरीके से करप्शन डील होता था, आप सारी कड़ियों को जोड़िए। मैं जिस आंकड़े की बात कर रहा हूँ उस आंकड़े से बहुत बड़ा करप्शन का केस है। यूएसएसआर के लोगों, रशिया के एक बड़े ब्रोकर को पकड़ा जा रहा ताकि उस पैसे को वो ठिकाने लगवा दे, ताकि वो पैसा कल की डेट में आम आदमी पार्टी का काम आ जाए, नहीं तो वो पैसा सारा का सारा खराब हो जाएगा, सारा का सारा बर्बाद हो जाएगा। आप समझ रहे हैं इस बात को अभिषेक, कितनी महत्वपूर्ण चीज। जी पंकज जी। जी, मैं ये कह रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में चर्चा हो रही, देखिए ना, कांग्रेस का हो या आम आदमी पार्टी का हो, इन लोगों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हमने विरोध किया, और जब विरोध किया उसके बाद इन्होंने पैसे लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। जो चीज खराब थी इनके नजर में, उसी के जरिए इन्होंने 1,000-1,200 करोड़ रुपए ले लिए। और वकील किसको रखा उस केस में, आपको पता है उसका मेन वकील कौन था? प्रशांत भूषण, लेफ्टिस्ट। मैं तो नाम ले रहा हूं कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, और आपको पता है कि एक लॉबी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काम करती है। जी, एक मिनट, अरविंद केजरीवाल को लेकर ये जो साहब थे मेरे साथ 3 दिन पहले एक जगह डिबेट में थे, और मैंने जब इनको छीलना शुरू किया तो डिबेट छोड़कर भाग गए। जी, ये प्रशांत भूषण ना,